नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं शुरुआत करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता क्या है। दूसरा, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या क्या खासियतें हैं, यानी जहाँ पे संविधान राज करता है जिन भी देशों में, वहाँ पे कुछ फिक्स क्वालिटीज़ हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो वहाँ पर होने ज़रूरी हैं। उन्हें हम एक एक कर देखेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि भारत में संविधान कैसे बना। तो भारत में संविधान बनना आज़ादी के बाद शुरू नहीं हुआ है, यानी उस वक्त सन 47 के आसपास से नहीं हुआ है। जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही है, उस टाइम से हम मॉडर्न इंडिया के संविधान को ट्रेस कर सकते हैं। तो हम एक एक करके उन सभी एक्ट को देखेंगे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय, ब्रिटिश शासन के समय आए थे। तो शुरुआत करते हैं ये जानकर कि आखिर संविधान होता क्या है। देखो, संविधान की बहुत सारी डेफिनेशन है, कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको सभी पता होने चाहिए और आंसर में कौन सी लिखनी है, आंसर के क्वेश्चन के अनुसार आपको तय करना है। तो पहली डेफिनेशन हो गई, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा संक्षिप्त डॉक्यूमेंट है, यानी संक्षिप्त का मतलब एक पैराग्राफ नहीं, मतलब 300, 400, 1000 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी देश को राज करने वाले सभी कानून लिखे गए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, और वो ये तय करते हैं कि उस राज्य में शासन व्यवस्था कैसी है और वो राज्य कैसे बना है और वहां पे कौन से नियम कायदे फॉलो किए जाते हैं, नियम कायदों का पालन किया जाता है। यानी आप समझिए 3 बेसिक कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। पहला, आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। दूसरा, वो आर्टिकल ये तय करेंगे कि उस राज्य में शासन कैसा होगा। और तीसरा, कि कौन से कायदे कानून फॉलो होंगे। दूसरी एक छोटी सी डेफिनेशन है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, उस देश का सबसे बेसिक कानून। ये हो गया फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन देखो, इसमें कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यानी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे भारत में संविधान है, आप जाकर संविधान की एक कॉपी खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सारे आर्टिकल लाइन वाइज सारे मिल जाएंगे। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि धीरे धीरे पॉलिटी डेवलप हुई, तो वहां पे जो भी नियम कायदे कानून बनते गए उन्हें ही संविधान माना गया। तो वहां पे कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे अलग अलग कानून है जो कई 100 सालों से लिखे जा रहे हैं, लिखे आए हैं, उनमें चेंजेस हुए, बदलाव हुए, ऐड हुए जा रहे हैं। उन सबको मिलाकर कहा जाता है ब्रिटेन का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। तो दुनिया में पहला लिखित संविधान किसका था? यूएसए का। अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने 1793 में अपना पहला लिखित संविधान लागू किया था, उसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन 2। फिर देखिए, एक और डेफिनेशन है जिसे कहते हैं लीगस लीगम। ये लैटिन शब्द हैं, लैटिन शब्द बहुत आएंगे पॉलिटी में, क्योंकि काफी सारे जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं वो पश्चिमी सभ्यता से आए हैं और वहां पे लॉ की जो भाषा रही है वो ऐतिहासिक तौर पर लैटिन रही है। तो लीगस लीगम का मतलब होता है लॉ ऑफ ऑल लॉज, सभी कानूनों का कानून। तो भारत में आईपीसी है, सीआरपीसी है, कई तरह के कानून है, ठीक है, सबके अलग अलग व्याख्या करी गई है, लेकिन उन सबका ओवरऑल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कहां से डिराइव होता है? वो सभी डिराइव होते हैं संविधान से। संविधान आईपीसी को यह ताकत देता है कि पुलिस उस पे आईपीसी को अमल में लाते हुए कार्रवाई कर सकती है। संविधान कोर्ट को यह ताकत देता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, सीआरपीसी के तहत किसी पे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया एक और डेफिनेशन है, ये भी मिलती जुलती है लॉ ऑफ द लॉ से, कि फंडामेंटल लॉ इन अकॉर्डेंस विथ विच अ स्टेट इज गवर्न्ड। तो ये बेसिक कानून है, किसी भी देश का सबसे मौलिक कानून जो है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। उसी के अनुसार आगे कानून बनाए जाते हैं और देश पे, राज्य पे शासन किया जाता है। पॉलिटी में एक बात आप नोट करिएगा कि ये जो 2 शब्द होते हैं, नेशन और स्टेट, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अब स्टेट का मतलब आप ये मत समझ लेना कि भारत में जैसे जो राज्य होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये राज्य की बात हो रही है, जी नहीं। पॉलिटी में स्टेट का मतलब ज्यादातर जगह जहां पे स्पेसिफाइड बिल्कुल हम राज्य या केंद्र की बात नहीं कर रहे हो, ऐसी हर जगह स्टेट का मतलब होता है पूरा देश। ठीक है, तो अगर मैं स्टेट कहूं तो इसका मतलब है द स्टेट ऑफ इंडिया में कहूं तो भारतीय गणराज्य की बात कर रहे हैं। स्टेट कहूं तो हम अमेरिकी गणराज्य या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। या फिर स्टेट कहूं तो मैं पोलिश रिपब्लिक की बात कर सकता हूं, पोलैंड की बात कर सकता हूं। तो ये हो गया स्टेट और नेशन, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। अगली डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटी। और जो हमारी बेसिक 3 चीजें हैं किसी भी संविधान की या देश की, वो होती हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, तो पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि जहां पे कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी संसद, हमारे राज्यों में जितनी भी विधानसभाएं हैं वो सभी हैं लेजिस्लेचर का हिस्सा। तो लेजिस्लेचर हो गया विधायिका।
एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति हो गए, फिर जितने भी सरकारी मंत्री, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सभी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे। और फाइनली होगा जुडिशरी, तो जुडिशरी में जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी जुडिशरी का पार्ट हैं। तो इन तीनों का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो भी संविधान बनाकर देता है। खास करके भारत में तो ये डेफिनेशन लागू है। फिर संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन सभी अंगों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी वो डिफाइन करेगा। यानी ये तय करेगा कि न्यायपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र है, कार्यपालिका का क्या अधिकार क्षेत्र है, और इनका आपस में कितना समन्वय हो, या फिर किस पर ज्यादा हक है या कितना अधिकार है, वो वाली सारी चीजें तय संविधान करेगा। और एक और रिलेशनशिप या फिर एक और रिश्ता जो संविधान तय करेगा वो होगा राज्य और उसके बाशिंदों के बीच में, सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स और स्टेट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी संविधान तय करेगा कि सिटीजन्स का क्या हक है, क्या उनके अधिकार हैं, राज्य का अपने सिटीजन्स के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब भी संविधान बेसिक डिफाइन करता है। देखो आगे व्याख्या तो करी जा सकती है, लेकिन जो एक बेसिक डेफिनेशन है ना, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, हम आगे ये सब पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इन्हें आमतौर पर कहा जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहते हैं कि भारत में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चा पढ़ाई करे। इसीलिए हमारी सरकारें ऐसा कानून बनाती हैं कि 6 से 14 वर्ष के बीच का हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। ये जो राइट टू एजुकेशन का कानून बना है वो इसीलिए बना क्योंकि संविधान में आज से 70 साल पहले ये कहा गया था कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर सके, भारत का कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना ना रहे। ठीक है, तो बेसिक किसने बताया? संविधान ने। आगे व्याख्या कानून किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। उसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। कौन इंप्लीमेंट करता है? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ही तो टीचर्स लाएगा, वही तो स्कूलें खोलेगा नए, है ना। तो इसे इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव कर रहा है। लेकिन अगर किसी जिले में सोचिए 10 गांवों में कोई स्कूल नहीं है तो क्या उस गांव के लोग कोर्ट जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल, एक मौलिक अधिकार है, तो इसीलिए वो लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो आप देखेंगे तीनों अंगों का इसमें इंटरप्ले आ गया ना, तीनों चीजों का इंटरप्ले आ गया एक ही चीज में। किसमें? एजुकेशन में। तो ये तो एक एग्जांपल दिया, ऐसा हर चीज में है ना। भारत में जितनी भी शासन व्यवस्था है उसके हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर कानून में आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स का, तीनों अलग अलग हिस्सों का इंटरप्ले देखेंगे आगे। फिर से आते हैं संविधान की व्याख्या पे या संविधान की डेफिनेशन पे। तो संविधान कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि 70 साल पहले लिख दिया और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब इसमें बदलाव आते जाते हैं, ये बढ़ेगा, ये बदलेगा। कैसे बदल सकते हैं इसे? पहला, अमेंडमेंट लाकर, संशोधन करके। ठीक है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो कई ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, जजमेंट हैं, जहां पे संविधान की व्याख्या करी गई, और ये केसेस लगातार चलते रहते हैं। आप न्यूज देखते रहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, राइट टू एजुकेशन में, और कई फंडामेंटल राइट्स में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, जिनमें से कई तो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो उनकी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे संविधान बदल सकता है। फिर है कन्वेंशन। देखो कन्वेंशंस वो होते हैं जो लिखे नहीं गए हैं कहीं पे, लेकिन उन्हें फॉलो किया जाता है। ठीक है, वो एक परंपरा है, और ये परंपरा जरूरी नहीं है लिखी गई हो या फिर उसका कोई फिक्स कोड हो कि भाई आपको ऐसे ही करना है, और इनके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी। लेकिन कुछ कन्वेंशन बन गए हैं और वो कन्वेंशन हमारे देश में फॉलो होते हैं। तो ये भारत में इतना लागू नहीं है, ये मेनली यूके के लिए है। देखो यूके की पार्लियामेंट है ना, वहां पे कई चीजें सिर्फ कन्वेंशन पे चलती हैं कि वहां की पार्लियामेंट में कौन पहले बोलेगा, ठीक है, किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा, ये सब वहां पे कन्वेंशंस के तहत है। हाँ, भारत में संविधान में बहुत कुछ ये लिखा गया है, डिटेल में लिख दिया गया है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी है या कोएलिशन है उसके अध्यक्ष को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सभी चीजें बदलाव लाती हैं संविधान में। फिर स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, तो अगर विधानसभा या फिर संसद कोई कानून पारित करती है, कोई बदलाव लाती है, तो उससे भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आएगा। बदलाव बहुत जरूरी है संविधान में, स्टैटिक नहीं हो सकता, कारण दुनिया बदलती जा रही है। अमेरिका का कानून कब बनाया गया था? 1790 के दशक में। आपको लगता नहीं है 1790 और 21वीं सदी में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क आएगा। तो इसीलिए उनका संविधान जो ओरिजिनल था उसमें और आज में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, बदलाव आया है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो संविधान है उससे ज्यादा ऑर्गेनिक हमारा भारत का संविधान है, उसमें डायरेक्ट संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका के कानून में संशोधन करना थोड़ा मुश्किल है भारत के बजाय, भारत में फिर भी ये जो प्रक्रिया है थोड़ी सी आसान है। अब आते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो संविधान की जरूरत हर देश को होती है, और जिन देशों को लगा कि हमें संविधान बनाना चाहिए, तो आज दुनिया के ज्यादातर देश एक संविधान के तहत काम करते हैं। आप देखिए कोई भी देश है उसमें एक संविधान होगा बेसिक सा,
और आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, जनतंत्र हैं, और जहां पे भी जनतंत्र है वहां लगभग सभी जगह एक संविधान मिलेगा। जरूरी नहीं है मिले, लेकिन 50% से ज्यादा देश इस वक्त डेमोक्रेटिक हैं देश में, दुनिया में। तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी चल रही है, और जहां डेमोक्रेसी चलेगी वहां पे आपको संविधान हमेशा मिलेगा। तो संविधान कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस देता है। कोऑर्डिनेशन यानी कि देश के लोग आपस में कैसे एक दूसरे से बर्ताव करेंगे, और देश की अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे से कैसे बर्ताव करेगी, इसके लिए एक आश्वासन मिल जाता है ना। अगर भारत में संविधान ना होता तो आप सोचिए, जमींदार वर्ग आज भी कई लोगों का शोषण कर सकता था। ठीक है, जमींदार वर्ग जो है वो ब्रिटिशर्स के समय बहुत पावरफुल हो गया था, कई किसानों का शोषण होता था, सब जगह नहीं कई जगह होता था। वो पॉलिसी आज भी कंटिन्यू होती अगर हमारा संविधान ये नहीं कहता कि भारत में सभी बराबर हैं, भारत के सारे सिटीजन्स को बराबर अधिकार मिलेंगे। तो ये एक अश्योरेंस मिल गया भारत के हर व्यक्ति को कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ठीक है, छुआछूत की परंपरा कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली बैन कर रखी है। तो ये भी एक आश्वासन दिया अपने नागरिकों को कि हम आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। तो ये आश्वासन एक स्टेबल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये तय करना कि आखिर कानून कौन बनाएगा, ताकत किसके पास रहेगी। तो भारत में ये चीज तय हो रखी है कि कानून संसद बनाएगी, उसको अमल में कौन लाएगा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट मार्क्ड है, और ये संविधान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसीलिए हमें संविधान चाहिए ताकि फिक्स हो जाए कि कौन क्या काम करेगा, वरना अराजकता फैल जाएगी। जहां पे ये चीज तय नहीं है कि किसका काम क्या है, तो उस समाज में या फिर उस शासन व्यवस्था में एक फ्लुएंसी नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। कोई भी काम कोई भी डिपार्टमेंट करेगा, ऐसा काम नहीं चलता है। फिर आते हैं लिमिटेशन। अब सरकार को आपने ताकत तो दे दी, जिम्मेदारियां तो दे दी, लेकिन उसकी ताकत पे एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सके, जी नहीं। तो सरकार ज्यादा अपने हक से, अपने दायरे से बाहर ना जाए, उसके लिए संविधान उनके ऊपर कुछ कानून लगाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप अपने नागरिकों के ऊपर एक हद से ज्यादा अधिकार नहीं जमा सकते। आपके नागरिकों को भी कुछ अधिकार मिलेंगे। तो हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और उन मौलिक अधिकारों को सरकार कभी भी बदल नहीं सकती, या फिर उन मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। यह अधिकार आपको दिया गया है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये भी कौन देता है, संविधान। तो इसीलिए ये लिमिटेशन बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें किसी भी देश में एक संविधान का होना आवश्यक है। चौथे कारण पे आते हैं, समाज की बढ़ोतरी के लिए। देखो, हर समाज चाहता है कि हम दुनिया में सबसे अव्वल बने। भारत के लोग आज चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बने, दुनिया में आगे बढ़े। तो उस गोल की ओर अग्रसर करने के लिए भी हमें संविधान की जरूरत है। अगर संविधान नहीं होगा हमें गाइड करने के लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस पूरी दुनिया में। अच्छी कंडीशंस बनाना ताकि समाज की बेहतरी हो, देश की बेहतरी हो, ये एक संविधान का काम है। फिर आ जाते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, यानी एक संविधान किसी क्षेत्र के लोगों को उनकी पहचान देता है। आज भारत का संविधान दुनिया की कई यूनिवर्सिटी और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और उसकी कुछ खास बातें जो हैं वो कई लोग दुनिया में उसकी तारीफ करते हैं। अमेरिका का संविधान भी कई स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि अमेरिकी लोगों को पहचान कैसे मिल रही है उनके संविधान के द्वारा, उनका एक्सप्रेशन क्या है, कल्चरल एक्सप्रेशन की अमेरिकी समाज कैसे अपने आप को देखता है या दुनिया में अपनी 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 जगह देखता है, तो वो उसके संविधान के द्वारा वो बयान करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा आपको। ठीक है, जब अमेरिकी संविधान बनाया गया 1793 में, तब वहां पे बंदूक रखने का कानून, बंदूक रखने का अधिकार उन्हें दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट है कि कोई व्यक्ति बंदूक रख सकता है। लेकिन आज उसको लेकर अमेरिका में बहुत दिक्कत चल रही है। कई बार ये मांग उठती है कि ये रूल बैन होना चाहिए, सभी को बंदूक रखने का अधिकार नहीं हो। लेकिन 1790 की जो अमेरिकी सरकार थी, उसने अमेरिकी समाज देखा कि हर कोई बंदूकें रखता है। देखिए, वो जमाना अलग था, जंगली जानवर थे और सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस फोर्सेस नहीं होती थी, तो बंदूक रखना एक आम सी बात थी, है ना। तो उस समय वहां पे ये कानून बनाया गया। अब भारत में भी 18वीं 19वीं शताब्दी में कई लोग बंदूकें रखते थे, लेकिन भारत में बंदूक का रखना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में मेंशन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बंदूक रख सकता है। हाँ, स्पेशल केसेस में परमिशन मिलती है, लेकिन भारत में अगर आपको ध्यान हो, बंदूक रखने का लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, हर आसानी से नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये तय किया कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पे गन वायलेंस ना हो, जहां पे हर कोई बंदूकधारी आदमी सड़क पे बंदूक लेके ना घूमे। तो ये हमारे भारत के समाज की समाज का दृष्टिकोण था, और ये संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण था। तो ये हमारे संविधान में झलकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पूरे देश और समाज की जो आइडेंटिटी है वो संविधान से तय होगी। फिर देखिए, वापस वही डिसीजन मेकिंग पावर जो है,
वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि कौन कहाँ पे निर्णय करेगा। तो अब अगर किसी पंचायत में नाली की समस्या है तो वो राज्य सरकार के पास नहीं जाएगा, वो पंचायती राज विभाग के पास या सरपंच या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगा। तो ये उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर दे दी गई है। अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो राज्य सरकार के पास जाएगा, और बड़ा मुद्दा है तो केंद्र सरकार के पास जाएगा। एक बच्चे के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वही देश के लिए संविधान है। जब भी कोई नया देश बनता है तो उसका संविधान बनाया जाता है और एक वो बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है, वो उसकी पहचान है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। 8वां पॉइंट ये कहता है कि ये एक बेसिक रूल बनाकर देगा संविधान, लोगों को जोड़ने के लिए, आपस में लोगों के बीच में समन्वय बनाने के लिए। तो किसी देश में बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत में कई धर्म हैं, तो उनके बीच में समन्वय रहे, तो उसके लिए भी हमें कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सबके धार्मिक कायदे कानून अलग हैं। तो देखिए, पहले भी इस तरह की कोशिशें करी गई थी, ठीक है, नॉर्मेटिव लॉ बनाने के लिए, एक नॉर्मेटिव कॉमन लॉ बनाने के लिए। तो धम्म, अशोक का धम्म जो था वो एक कॉमन प्रिंसिपल्स बताता था जो हर किसी को फॉलो करने हैं। फिर अकबर ने दीन इलाही धर्म बनाने की कोशिश करी। याद रखना, धम्म कोई धर्म नहीं था, अशोक का धम्म केवल एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आप शिकार मत कीजिए, ठीक है, मांसाहार छोड़ दीजिए, इस तरह के प्रिंसिपल्स थे। लेकिन दीन इलाही एक अलग धर्म था जो अकबर ने बनाया था, और उसे बनाने का लक्ष्य ये था कि सभी धर्मों के लोग दीन इलाही को फॉलो करें। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। 9वां पॉइंट कहता है कि संविधान लीगली एनफोर्सिएबल रिस्ट्रिक्शन डालता है। यानी ये देखिए, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ ही है मेनली, कि किसी भी सरकार के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन आएंगे। यानी देश की सरकार आपको अपने घर से निकाल के फेंक नहीं सकती। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर आप रह रहे हैं, तो आपके पास कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, सरकार को एक्शन से रोक सकते हैं। तो आप देखेंगे कई बार जब जमीन अधिग्रहण करी जाती है, भूमि अधिग्रहण होता है किसी इंडस्ट्री के लिए, तो किसान जो हैं वो कोर्ट जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये सभी जो पावर है किसानों को, देश के नागरिकों को, कहाँ से मिलती है? संविधान के द्वारा। फिर एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सेटअप में बहुत जरूरी है। फेडरल सेटअप का मतलब आपको आगे समझाऊंगा, बेसिक समझ लो, जहां पे बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बना रहे हैं, जैसा हिंदुस्तान में है, भारत में है, ठीक है। भारत में क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो हमारे यहाँ इतने सारे स्टेट हैं, वो मिलकर एक गणराज्य बना रहे हैं, भारत गणराज्य। वहां पर संविधान का होना बहुत जरूरी है। अगर संविधान नहीं होगा तो हर स्टेट अपने मुताबिक, अपने हिसाब से चलेगा, अपनी मर्जी से चलेगा, और वो अगर हुआ तो देश एकजुट नहीं रह पाएगा और देश में बहुत दिक्कतें आएंगी। आपस में कायदे कानून नहीं होंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी जाती है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, उसके ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होंगे नहीं होंगे, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश का एक संविधान होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखो क्या है, जब भी सरकार डेमोक्रेसी से बनती है, डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र, जहां पे लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे। डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब ये होता है कि जो आपका कानून बना रहा है, जो भी देश में ताकत में है, जो कानून बनाने की ताकत रखते हैं, वो लोग कहीं से चुनकर आए, जनता से चुनकर आए। उन्हें किसी ने सीधे सीधे अपॉइंट नहीं किया है, या फिर राजा कानून नहीं बना रहा है। उसे कहते हैं बेसिक, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं आपको डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो जैसी हमारे यहाँ पे सिस्टम अभी चल रहा है, वो पश्चिमी जगत से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। जो रोमन डेमोक्रेसी थी, पुराने समय की रोम में डेमोक्रेसी थी, वहाँ से ये आइडियाज़ आए हैं। और अभी 18वीं शताब्दी में ये आइडियाज़ और ज़्यादा पावरफुल हुए, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स थे पश्चिमी जगत में, जैसे J.S. मिल, डाइसी, जेम्स मैडिसन, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने इन आइडियल लिबरलिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। और इन्होंने मेनली ये लिखा कि सरकार की क्या ताकत होती है और क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है, और क्या उन पे रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, क्या उन पे रोक होनी चाहिए। तो राजा का अधिकार पहले असीमित होता था, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर इसे कहते हैं इंग्लिश में। एब्सोल्यूट पावर यानी राजा एक तानाशाह की तरह बर्ताव करेगा, जो उसका मन करेगा वैसा कानून बनेगा, जो उसका मन करेगा वो कानून तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी आइडियाज के बारे में बात करेंगे तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन आएंगे सरकार पे, राजा पे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे पश्चिमी जगत की जितने भी देश हैं वो मोनार्की से, यानी राजा महाराजाओं वाले सिस्टम से डेमोक्रेसी की तरफ चले गए। और डेमोक्रेसी में उनके वहां चुनाव होते हैं। कई देशों में आज भी राजा मौजूद हैं, जैसे इंग्लैंड है, स्पेन है, सब जगह राजा हैं, लेकिन उनके पास ताकत क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कई 100 सालों के मतलब ये प्रोसेस है, 100 सालों का, 200 सालों का प्रोसेस है, जिनमें उनके अधिकारों पे एक लिमिट लगाई गई, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, और उससे ताकत ज्यादा किसके पास आई? जनता के पास। ये है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्राइटेरिया क्या है, या फिर उसके कंपोनेंट क्या है, यानी कौन सी वो बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन करती हैं। तो पहला है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून सर्वोपरि होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। ये डाइसी ने कहा था। तो डाइसी का ये स्टेटमेंट है
कि ऑल मैनर ऑफ पीपल आर इक्वली सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू ऑर्डिनरी कोर्ट्स, यानी किसी भी एरिया में या क्षेत्र में रहने वाले लोग उस जगह के कानून के तहत चलेंगे और उस जगह के कानून के तहत उन पे कोर्ट में कार्रवाई होगी। यानी अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो सभी बराबर हैं, सब पर एक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्ट। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई सामंती व्यक्ति है, एरिस्टोक्रेट है, सोचो राजा का भाई किसी का खून कर देगा तो उसमें, और अगर एक आम आदमी किसी का खून कर दे तो बहुत फर्क होगा, ठीक है। दोनों एक कोर्ट में, उनका एक मुकदमा नहीं चलता था। अब ऐसा नहीं है। अब चाहे वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य हों, अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उनके साथ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी एक आम आदमी के साथ होती है। एक्सेप्शन देखो, अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी हैं। तो भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैट कहा जाता है कई बार, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये क्या होते हैं, देखो सरकारी अफसर होते हैं ना, उनके अगर कोई मुकदमे हैं तो वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चलते हैं। तो अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में चलाई जा सकती है। तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, यानी ये जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट की तरह है लेकिन क्वाजी जुडिशियल, थोड़ा सा आधा, इनके पास सारा कोर्ट का पावर नहीं है। और इनका ये एक तरह का एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि वो सरकारी अफसर है, उसकी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में उसका केस चलेगा। फिर देखो कुछ और एक्सेप्शंस हैं इसके रूल ऑफ लॉ के, यानी सबके लिए कानून बराबर नहीं है, कानून का हाथ सबके लिए बराबर नहीं है, क्योंकि देखो भारत में रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इसे कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन। अमेरिका में इसे खास करके कहा जाता है एफर्मेटिव एक्शन। ये शब्द दिया था जॉन एफ कैनेडी ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1961 से 1963 तक, इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने ये शब्द दिया था एफर्मेटिव एक्शन। तो वहां पे देखो क्या था, जो ब्लैक पॉपुलेशन है, अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, वो बहुत पिछड़ी हुई थी, उन्हें कानूनी तौर पर बहुत कम अधिकार मिले हुए थे। इनफैक्ट वोट डालने का अधिकार भी उन्हें 1965 में जाके मिला था। सोचो, भारत में 1947 में सबको, 1952 में सभी को वोट डालने का अधिकार एक साथ दे दिया गया, है ना। और अमेरिका में तब तक भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट देने के अधिकार से वंचित था। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। रिजर्वेशन के तहत क्या होता है, कुछ तबकों को जो बहुत पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, ये संविधान उन्हें ताकत देता है सरकार को कि उनके भलाई के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए कहीं कहीं पे रूल ऑफ लॉ को, बराबरी के अधिकार को समाप्त किया जा सकता। फिर अगला एक्सेप्शन है आर्टिकल 361। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भारत में छूट मिली हुई है, यानी अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल रहते हुए क्रिमिनल मुकदमा चलता है किसी व्यक्ति पे, तो पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले सकती, उसके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकती। लेकिन इसका कई बार गलत फायदा उठाया जाता है। जैसे देखिए, शीला दीक्षित को, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गवर्नर ऑफ केरला बना दिया गया था, केरल में राज्यपाल बनाया गया। तो उस वक्त ऐसा कहा गया था उन्हें ये बनाया गया है ताकि उनपे जो मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनसे उन्हें बचाया जा सके, ठीक है। ऐसा एलिगेशन था, ठीक है। तो इसका कई बार मिसयूज भी किया जा सकता है, लेकिन ये अभी इस वक्त मिला हुआ है। तो एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह थे, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह है। तो उन पे बाबरी मस्जिद ढहाने को लेकर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध अभी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये वाला जो दिया गया है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचाव का जो तरीका, ये ऐसा कहा जाता है, क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि ये गलत है और ये हमने पश्चिमी जगत से पूरी तरह कॉपी कर लिया है। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या कहती है कि सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं राज्य के, वो राजा ने बनाए हैं, क्राउन ने बनाए हैं। तो क्राउन के खिलाफ मुकदमा कैसे चल सकता है? यानी देखो, वहां पे हेड ऑफ स्टेट कौन है? राजा, राष्ट्रपति नहीं होता है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में क्या राजा या रानी के विरुद्ध कोई मुकदमा चल सकता है? नहीं, क्योंकि उनका मानना है जब ये अथॉरिटी ही राजा रानी ने उन्हें दी है तो उन पे कैसे मुकदमा चला लोगे, ठीक है। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं कैसे हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा मजाकी लहजे में कह दिया, ऐसा कहीं आप सीरियसली मत लीजिएगा। बात यह है कि क्रिएशन कैन नॉट क्वेश्चन द क्रिएटर। जो बनाने वाला है, सृजन करने वाला व्यक्ति है, जो राजा है, वो अपने ही बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनके अधीन कैसे आ सकता है। ये फिलॉसफी के कारण वहां पे ये इम्यूनिटी दी जाती है हेड ऑफ स्टेट को। लेकिन भारत में कौन है हेड ऑफ स्टेट? राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, तो उन्हें इम्यूनिटी देना गलत माना गया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे वो सारे इंस्टीट्यूशन, यानी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये किसने बनाया है? किसी राजा ने बनाया है? जी नहीं, यहाँ पे भारत के लोगों ने, हमारे संविधान ने ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। तो चलो, ये तो आगे की व्याख्या हो गई। आप तो अभी फिलहाल ये याद रख लेना,
केवल इतना सा याद रखो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से छूट मिली हुई है। और एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? रिजर्वेशन। सिंपल से शब्दों में बता रहा हूँ, अमेरिका में इसे एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, भारत में इसे रिजर्वेशन कहते हैं। फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, भारत में जितने भी डिप्लोमेट हैं, दूसरे देशों के लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी सरकारी काम से रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका का कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आके रहेगा तो उसे इम्यूनिटी मिलेगी, जी नहीं। लेकिन अमेरिकी सरकार अगर यहाँ पे अपना राजदूत भेजती है, उस राजदूत को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। तो अगर उस राजदूत की गाड़ी किसी व्यक्ति की यहाँ भारत में जान ले ले तो उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं। ये वियना कन्वेंशंस के तहत है और ऐसा ज़रूरी है, वरना क्या होगा देखिए, जब भी दो देशों के बीच में जंग छिड़ेगी सबसे पहले लोग राजदूत को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो भली भारत के साथ पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए, लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान के राजदूत को हाथ भी नहीं लगाएगा, ना पाकिस्तान उधर ऐसा करेगा। तो ये एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, सारे देशों के बीच में समझौता है। फिर आते हैं हम आईपीसी में भी देखिए एक एक्सेप्शन है कि सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर डेफेमेशन बाय स्पीच यानी स्लैंडर और डेफेमेशन बाय वर्ड्स यानी लाइबेल, आप किसी को बुरा भला कह देते हैं तो इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप किसी को बुरा भला कहोगे तो वो आप पे केस कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 105 हमारे माननीय सांसदों को ये अधिकार देता है कि वो किसी के बारे में बुरा भला कह सकते हैं। कहाँ पे? सिर्फ सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो उन्हें एक्सेप्शन है। तो ऐसा आप कई बार देखेंगे कि कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती है संसद में जो अशोभनीय भी होती हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा सकती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये उन्हें प्रिविलेज मिला हुआ है। ठीक है, तो 105 आर्टिकल तो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और आर्टिकल नंबर 194 वो किसके लिए? राज्य में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, उन्हें ये अधिकार दिया गया है। हाँ, वो बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, वो संसद की कार्यवाही में कहना जरूरी है, ये याद रखना। तो ये सभी एक्सेप्शंस हैं रूल ऑफ लॉ के कि सबके लिए कानून बराबर है। अब आते हैं हम दूसरे कैरेक्टर पे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि उसके कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी तानाशाही शक्तियां नहीं दी गई हैं। ठीक है, संविधान जहां पे भी होगा वहां पे एब्सोल्यूटिज्म नहीं होगा, तानाशाही रवैया नहीं होगा। अधिकार और ताकतें बांट दी जाएगी और उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। जैसे अगर राजा है तो राजा जो चाहे वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं होगा। जहां पे भी संविधान है वहां पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके कुछ फिक्स अधिकार हैं, वो उन्हें यूज कर सकते हैं और उनका गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो संविधान जो है वो सोर्स नहीं है अधिकारों का, वो क्या है? कॉन्सिक्वेंस है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, संविधान में कभी भी जो अधिकार दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होंगे। सोचो, कुछ बातें संविधान में लिखी नहीं गई हैं, उनके बारे में क्या होगा? अच्छा, अगर कल को कोई ऐसी मशीन बन जाए जिससे आप उड़कर स्पेस में पहुंच सकते हैं, तो क्या ये आपका अधिकार नहीं होगा कि आप उस मशीन को खरीद के स्पेस में पहुंच जाओ? तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होना चाहिए संविधान में कि अगर कोई चीज की व्याख्या नहीं करी गई है तो वो अधिकार ऑटोमेटिकली नागरिकों को मिल जाए, है ना। लेकिन भारत में देखो इससे थोड़ा सा उल्टा है। भारत में क्या है? भारत की सरकार या भारत का संविधान इस तरह से बना है कि यहाँ पे हर वो चीज बैन है जब तक सरकार उसे अलाउ ना कर दे या फिर सरकार उसके लिए कोई कानून ना बना दे। ठीक है, एक एग्जांपल इसका है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 में ये कानून आया था। तो इसके पहले जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं या जो नेशनल पार्क्स वाले एरियाज के अंदर कुछ लोग आ गए हैं, उनके अधिकार बिल्कुल खत्म थे, उनके अधिकारों की कोई व्याख्या ही नहीं थी, उन्हें उनके अधिकार माने ही नहीं जाते थे। लेकिन एफआरए जब लाया गया तो उससे उनके अधिकार लिखे गए, संविधान में उनकी व्याख्या करी गई कि जंगल में रहने वाले लोगों का ये अधिकार है कि वो जंगल से जो पेड़ों से नेचुरल प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्हें वो तोड़ सकें, उन्हें बेच सकें, ये उनका एक कानूनी अधिकार है। उसके पहले अगर वो ऐसा करते थे तो उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती थी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें परेशान करता था। एक और उदाहरण देता हूँ, भारत में जब ड्रोन आए, ड्रोन आप सब समझते होंगे, ड्रोन फोटोग्राफी बहुत फेमस हो रही है आजकल। तो ड्रोन फोटोग्राफी से एक थ्रेट आता है कि एयरपोर्ट्स के आसपास या फिर कोई बहुत सेंसिटिव लोकेशन है, जैसे हमारे कोई परमाणु बिजली घर हैं, तो वहां पे अगर कोई ड्रोन उड़ा के उनके पूरे नक्शे बना ले तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन अब एक आम नागरिक का ये भी तो अधिकार है कि वो अपनी शादी में फोटोग्राफी ड्रोन से करवाए, लेकिन हमें उनके बीच में बैलेंस चाहिए। तो भारत में एज ऑफ नाउ जब ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ड्रोन उड़ाना बैन है। अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अधिकार है लेकिन परमिशन लेकर, आप पुलिस से परमिशन लीजिए और फिर आप ड्रोन उड़ाइए, है ना। ये है, और परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपके एरिया में आराम से मिल जाए, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है, ड्रोन उड़ाने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है, और बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट्स और बहुत सेंसिटिव अलग अलग जगह हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत की सरकार ने ऑटोमेटिकली
ये नहीं कह दिया कि आप ड्रोन उड़ाओ। अब दूसरे देशों में, अमेरिका में उल्टा है इसका। अमेरिका में ये है कि जिस कानून की व्याख्या नहीं करी गई है वो अधिकार तो बाय डिफॉल्ट नागरिकों को मिल गया, तो आप ड्रोन उड़ाओ। कल को इलॉन मस्क अगर कोई स्पेस सूट बना दे तो आप स्पेस सूट लेकर स्पेस में पहुंच जाओ। भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत में तुरंत कानून आ जाएगा कि स्पेस में जाना इलीगल है, सरकार जिसे परमिशन देगी सिर्फ वही स्पेस में जा सकता है। तो इसका मतलब समझे आप, संविधान से सारे अधिकार मिलने चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, ये भारत के संविधान की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि कैसे संवैधानिक तौर पे सरकारें चलनी हैं या चलनी चाहिए, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। चौथा आ गया सेपरेशन ऑफ पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लो। सारे जो अलग अलग अंग होते हैं किसी भी सरकार के, भारत की सरकार में या बेसिक कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें 3 अंग होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इनके काम क्या होते हैं? कानून बनाना, उस कानून को लागू करना, और तीसरा है अगर उस कानून में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए जजमेंट पास करना या उसकी कानूनी रूप से व्याख्या करना। तो इसे कई बार ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी कह सकते हो। इनके बीच में अब ताकतों का बंटवारा संविधान तय करता है। तो संविधान का एक बेसिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि इनके बीच में इनके कायदे कानून, इनके हक, इनके अधिकार और इनकी लिमिटेशंस डिफाइन कर दे। आप यहाँ ये कह सकते हो कि क्यों ना सारी ताकत एक ही गवर्नमेंट के अंग के पास दे देते। अच्छा नहीं होता कि सारी पावर एग्जीक्यूटिव को मिल जाती है? आप आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, आईएएस को सारी पावर दे दो, आईएएस कानून बनाएगा, आईएएस ही उसके ऊपर लॉ पास करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इससे डेमोक्रेसी बची रहे, सिविल लिबर्टीज बनी रहे। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, सारा काम एक ही डिपार्टमेंट पे या एक ही विंग पे नहीं आएगा। स्पेशलाइजेशन होगा। देखो, कानून की व्याख्या वो कर सकता है जिसने आज 7-8 साल कानून की पढ़ाई करी हो, तो वो लोग कौन होंगे? जुडिशरी के मेंबर। एफिशिएंसी होगी। अगर जज साहब को ये बोल दिया जाए कि आप जाकर ये स्कीम पॉलिसी मनरेगा को आप इंप्लीमेंट करिए, तो वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये काम किसका स्पेशलाइजेशन है? ये कार्यपालिका का। एग्जीक्यूटिव इसमें स्पेशलाइज्ड है। आईएएस ऑफिसर्स और स्टेट पीसीज ऑफिसर्स ये काम करते हैं कि मनरेगा को इंप्लीमेंट किया जाए। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेस द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक लगा कर रखते हैं, तीनों एक दूसरे के अधिकारों पे अंकुश लगा कर रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो। और ये क्या प्रमोट करता है? डिबेट और कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन। तो अगर किसी मुद्दे पर तीनों में बहस होगी तो इससे अच्छी बात ही निकल कर आएगी, है ना। तो आप कोई भी कानून देखिए जहां पे अगर कोई एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो जब उसकी व्याख्या होती है तो उसके बारे में 4 नई बातें निकल कर आएगी, ज्यादा डिटेल में जाएंगे। हो सकता है कि पार्लियामेंट ने उसे जल्दी में पास कर दिया हो, उसमें कुछ कमियां रह गई हो, तो वो न्यायपालिका उसमें वो कमियां सुधार देगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है कई बार कि न्यायपालिका ने कोई जजमेंट पास किया लेकिन उसको लेकर एग्जीक्यूटिव में दिक्कत आ रही हो, तो फिर विधायिका यानी लेजिस्लेचर उसके ऊपर फिर से कानून बनाएगा। तो इसके एग्जाम्पल आपको दिखते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए अखबारों में, आपको इसके बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। ये तो भारत में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है हमेशा। फिर कुछ और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। ग्रांट ऑफ बेसिक सिविल राइट्स, सभी को कुछ बेसिक नागरिकों को एक अधिकार मिलते हैं और वो अधिकार हर संविधान देता है। फिर फ्री प्रेस एंड मीडिया, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता गारंटीड होनी चाहिए। टेम्पररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि सरकार एक बार चुन ली गई तो वही सरकार में रहेगा, हर 5 साल में सरकार बदल जानी चाहिए। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक संविधान वाले सिस्टम की सबसे बेसिक फैक्ट है। न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सार क्या है? पहला पॉइंट तो इसमें ये कि आप इसमें जो चाहे कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हैं। तो आप कहो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये सब भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हैं, पार्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन हमने इन्हें फंडामेंटल राइट में कवर कर लिया। दूसरी बात, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो पश्चिमी सभ्यता में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है, वहां पे सरकार की ताकत को रोकना, मतलब नेगेटिव है ओरिएंटेशन में, यानी सरकार पे कैसे अंकुश लगाया जाए। नागरिकों के अधिकार ज़्यादा होने चाहिए, सरकार के कम होने चाहिए। इसका एक एग्जांपल आपको बेस्ट वो गन वाला बता देता हूं कि अमेरिका में बंदूक रखने का अधिकार है हर व्यक्ति को, और सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि उस पर चेक कर सके, उसे रोक सके, या ड्रोन उड़ाने का। लेकिन भारत में या आप कई डेवलपिंग कंट्रीज में ये देखेंगे कि सरकार का अधिकार बहुत ज्यादा है, नागरिकों के अधिकार थोड़े से कम है अगर आप पश्चिमी जगत से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अधिकार नहीं है, कंपेयर करते हुए कह रहा हूं कि थोड़े से कम है। तो पश्चिमी जगत का जो ये आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ये थोड़ा सा नेगेटिव इन ओरिएंटेशन है सरकार की तरफ। लेकिन देखो, आइडियली ये एम्पावरिंग होना चाहिए, यानी संविधान ऐसा हो जो सरकार को भी ताकत दे। ऐसा नहीं है कि केवल नागरिकों को ताकत दे। सरकार के पास जब तक ताकत नहीं होगी तब तक वो अच्छी गवर्नेंस कैसे करेगी, अपनी गवर्नेंस का सुधार कैसे करेगी, लोगों का काम अच्छे से कैसे होगा। इसीलिए संविधान को दोनों का देखना चाहिए, नागरिकों का और सरकार का, दोनों के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बैलेंस है ये बहुत मुश्किल है, और इस बैलेंस को लेकर जो खींचतान है ये चलती रहती है न्यायपालिका में, आप देखते रहिए।
ठीक है, ये कंटिन्यूसली ये बैलेंस के लिए सोसाइटी और न्यायपालिका, विधायिका, ये सब इसके लिए कार्यरत रहते हैं। लेकिन अल्टीमेट एम ये है कि समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है, क्योस नहीं होना चाहिए। अब मैं आऊँगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अभी तक हमने जान लिया कि संविधान क्या है, संविधान क्यों होना चाहिए, अगर समाज में संविधान नहीं होगा तो क्या क्या उसके नुकसान है, अराजकता फैल जाएगी, सरकार और उसके बीच के लोगों का, सरकार और नागरिकों के बीच का एक कानून है, और नागरिकों के आपस में भी कैसे रिलेशंस होने चाहिए उसको लेकर भी कुछ कॉमन लॉज हैं, वो सब संविधान का हिस्सा हैं। अब हम भारत में संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। आपने अगर हिस्ट्री के लेक्चर्स देख लिए हैं तो आपको पता होगा कि डिटेल क्या है, कैसे आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और कैसे राज करने लगी। वहां पर भी मैंने ये सारे एक्ट्स डिस्कस किए हैं, एक बार यहाँ पे फिर से मैं करने वाला हूँ क्योंकि ये पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो 1773 से 1858 तक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। उसके बाद कंपनी राज खत्म हो गया और डायरेक्ट रूल चला गया किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, क्राउन के पास। क्राउन क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में कौन है राजा या रानी, वो होता है हेड ऑफ स्टेट। तो क्राउन रूल रहा लगभग 90 साल, 1858 से 1947। तो ये सभी एक्ट हमें डिस्कस करने हैं, एक साथ मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इस लेक्चर में तो यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में क्राउन रूल वाला जो है वो एक अलग लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वाले से, कंपनी रूल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 तक कंपनी के पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा एरिया आ चुका था, दीवानी राइट्स आ चुके थे 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। लेकिन उन्होंने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया था, 7 सालों में बंगाल की हालत खराब कर दी थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने दखल दिया कंपनी के मामलों में और एक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेलगाम हो चुकी है उसे रेगुलेट किया जा सके। तो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए, दोनों को अलग नहीं किए गए, उन्हें रिकग्नाइज किया गया, अलग अगले वाले में किए जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मतलब है, देखो कंपनी भारत आई थी क्या करने के लिए, व्यापार। लेकिन अब कंपनी के पास कौन से जिम्मेदारियां हैं, बंगाल की जिम्मेदारी है, बंगाल के नागरिकों की प्रति अब कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां थी राजनीतिक तौर पर और एडमिनिस्ट्रेशन में, सड़कें बनवाना, जो डे टू डे अफेयर्स हैं देश के वो चलने चाहिए। तो ये सब काम कंपनी करने के लिए तैयार नहीं थी या फिर अपने हाथ खींच रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, पहली बार उन्होंने कहा कि आपकी कुछ राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको निभाना पड़ेगा। और इसी से भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि क्या हुआ, देखो बॉम्बे और मद्रास जो है ना, वो दो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी और अब वो भी कलकत्ता के अधीन ला दी गई। कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था उसके अधीन ला दी गई। तो फीचर्स देखते हैं क्या क्या बेसिक चेंजेस लाए गए। गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि अब चेंज कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है, या फिर इसे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम भी कहते थे। फोर्ट विलियम कलकत्ता का उनका पुराना किला है। इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल बनाने के बाद ये सिर्फ नाम में चेंज नहीं है, एक्चुअली गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे से इसे अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए ये अलग टर्म बनाया गया था। फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास अब कलकत्ता के अधीन आ गए हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल है जो ये कहेगा वही बॉम्बे और मद्रास में होगा। फिर गवर्नर जनरल को एडवाइस करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर हैं और ये चारों का काम है गवर्नर जनरल को असिस्ट करना या एडवाइस करना। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई और लॉर्ड एलाइजा इम्पे भारत के पहले चीफ जस्टिस, कहते हैं भारत के नहीं, आई एम सॉरी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम या फिर बंगाल, ठीक है, लॉर्ड इम्पे, नाम याद रखना। और ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए ये मना कर दिया गया कि आप अपने लेवल पे प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। वो प्राइवेट ट्रेडिंग किया करते थे, लाखों करोड़ों वो अपना खुद का पर्सनल व्यापार करने में कमाते थे और कंपनी को तो उन्होंने बैंकरप्ट कर दिया था 1772 तक। तो ये प्राइवेट ट्रेड पूरी तरह से बैन कर दिया गया और रिश्वत लेने पे भी ऑफिशियली बैन लगा दिया। अब देखो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जज थे। पहला चीफ जस्टिस कौन है, लॉर्ड इम्पे। और एक जूरी होती थी। जूरी का मतलब होता है, आपने शायद फिल्मों में देखा होगा, 10-12 लोग बैठे रहते हैं, जज उनसे पूछता है कि आपका क्या निर्णय है। वो आम आदमी होता है, कॉमन लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कॉमन लोग कौन है, केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, यानी सिर्फ अंग्रेज ही जूरी के मेंबर बन सकते हैं, भारतीय लोग जूरी के मेंबर नहीं बन सकते। फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यानी कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जो कहाँ बैठता है, लंदन में, उसे अब अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी रेवेन्यू की हर साल, किसे, ब्रिटिश सरकार को। और उसमें 2 अलग अलग सिविल खर्चे, मिलिट्री खर्चे दोनों बताने होंगे कि आप क्या खर्च कर रहे हो, भारत में आपका खर्चा किस चीज़ पे, वो आपको रिपोर्ट पेश करनी होगी। एक तरह से बजट पेश करना होगा किसे, ब्रिटिश सरकार को। अब आते हैं अगले एक्ट पे, ये है जुरिस्डिक्शन एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। ये जो एक्ट है इसने
पब्लिक सर्वेंट के एक्शंस को एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी अगर कोई ब्रिटिश अफसर अपने ड्यूटी करते समय किसी पे गोली उसने चला दी, किसी को चोट लग गई, तो उस पर कोई कंप्लेन नहीं हो सकती, ठीक है, कोर्ट में नहीं जा सकता वो मामला, तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया क्योंकि वो सरकारी काम कर रहा था इसीलिए। दूसरा, जुरिस्डिक्शन ओवर इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा एंड एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। तो अब कलकत्ता के जो बाशिंदे हैं उन पे जो न्यायपालिका का अधिकार है वो एक्सटेंड कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, यहाँ के जो धार्मिक कानून हैं, उन्हें थोड़ा सा देखा जाए जब भी यहाँ पे कोई नया कानून पारित होता है, ठीक है। फिर है अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज फाइनल। अगर 5,000 पाउंड से नीचे का मामला है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी मामला कलकत्ता तक ही जा सकता है। अगर बॉम्बे में भी कोई डिस्प्यूट है तो वहां से भी अपील केवल गवर्नर जनरल इन काउंसिल तक जाएगी। लेकिन अगर 5,000 पाउंड से ऊपर का मामला है तो ये मामला लंदन तक जाएगा, किंग इन काउंसिल तक जाएगा। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पे। तो देखो 1781 वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विलियम पिट उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, इसलिए उसके नाम के पीछे इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या करा, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक हिस्सों को अलग कर दिया। कहा कि दोनों अलग हैं, इनका मैनेजमेंट पूरी तरह से अलग होना चाहिए। अब कमर्शियल अफेयर्स जो हैं इन्हें कौन मैनेज करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसे कौन मैनेज करेगा, एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, ठीक है। तो याद रखना, एक तो हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्या काम करेगा, व्यापार वाला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करेगा, ये करेगा राजनीति देखेगा, यानी जो बंगाल प्रोविंस का जो पूरा मैनेजमेंट है वो इनके हाथ में है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला आप तो केवल व्यापार करो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये सुपरवाइज कर सकता है सरकार को और रेवेन्यू को, ठीक है। ये इसे अधिकार दे दिए गए, मतलब सरकार का मैनेजमेंट इसके हाथ में दे दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जहां 4 मेंबर होते थे 1773 के एक्ट के तहत, अब वो 3 कर दिए। सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बार इस एक्ट में भारत की जो टेरिटरी है उसे कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, यानी ये कंपनी के पोजेशन नहीं है, इन्हें कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो नाम चेंज हो गया है। और 1784 के बाद आप देखोगे धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। और 1858 में तो बस एक फॉर्मेलिटी बच गई थी कि हाँ कंपनी से जो राज है वो अपने हाथ में लेना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स, ठीक है। तो अब कंपनी का ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास है। क्यों, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर अब ब्रिटिश सरकार ही अपॉइंट करती थी और उन्हीं के मर्जी वाले लोग यहाँ पे आते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अब आ जाओ 1786 पे। तो 1786 में एक छोटा सा एक्ट आया। ये एक्ट मेनली इसलिए लाया गया था ताकि कॉर्नवालिस भारत चला जाए। कॉर्नवालिस ने कहा मैं भारत नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे जो काउंसिल है उसे बहुत अधिकार दिए गए हैं, जो 3 मेंबर हैं गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। मुझे ऐसा कानून बनाकर दो कि उनकी राय मानना मेरे हाथ में हो, अगर मैं चाहूँ तो उनकी राय ना मानूं। तो ऐसा एक कानून बना दिया गया विलियम पिट द्वारा ताकि कॉर्नवालिस खुशी खुशी भारत चला जाए, और इसी के बाद कॉर्नवालिस भारत आ गया। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो 1793 से हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आया। चार्टर का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। फीचर क्या है, हर 20 साल बाद आपका चार्टर रिन्यू होगा, ये बात कह दी गई इसमें कि हर 20 साल में अब हम देखेंगे कि कंपनी को राज देना है नहीं देना है। फिर पावर टू ओवरराइड द गवर्नर जनरल विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स, यानी कि जो ताकत कॉर्नवालिस को दी गई थी कि आप अपनी काउंसिल की बात सुने या ना सुने, ये ताकत अब हर गवर्नर जनरल को आगे दी जाएगी। जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भारत के रेवेन्यू में से निकलेगी, और ये सिलसिला 1919 तक चलता रहा। यानी जो जितने भी अफसर हैं, जो भी ऑफिसर, जो डायरेक्टर्स वगैरह ब्रिटेन में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उनकी भी सैलरीज भारत से जाती थी। और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसके मेंबर्स की भी सैलरी कहाँ से जाएगी, भारत से जाएगी। ये सिलसिला 1919 तक चलता रहा। बाद में जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो इंग्लैंड से दी जाने लगी, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी गई कि वो भारत से चाइना में किसका व्यापार कर सके, ओपियम, अफीम। और चाइना में अगले 50 सालों में लोग अफीम के इतने आदी हो गए कि ओपियम वॉर्स हो गए। इस अफीम के पीछे लड़ाइयाँ छिड़ गई चाइना और इंग्लैंड के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को ये परमिशन दी गई कि वो व्यापार कर सकते हैं भारत के बाहर, ठीक है। भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर तक कर सकते हैं। तो ये चार्टर एक्ट 1793 के प्रिविलेजेस थे, ये उसके फीचर्स थे। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। चार्टर एक्ट 1813 में सबसे महत्वपूर्ण बात करी गई वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। मोनोपोली का क्या मतलब होता है कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक छत्र अधिकार था कि सारा व्यापार भारत में जितना भी व्यापार होगा इंग्लैंड से, वो कौन करेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी।
पहले ऐसा नहीं था कि मैनचेस्टर से कोई भी एक आम बिजनेसमैन उठकर आ जाए भारत में अपनी ब्रांच खोल ले। जी नहीं, ये अलाउड नहीं था। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऑथोराइज थी कि जितना भी व्यापार होगा, चाहे वो साबुन से लेकर एक माचिस की तीली हो या फिर टेक्सटाइल हो, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा। ये मोनोपोली अब खत्म कर दी गई। कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां पे लोगों का बहुत प्रेशर था कि भारत जैसा मार्केट आपने मोनोपोलाइज कर रखा है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को वहां के सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यही कह रहे थे कि मार्केट ओपन करो, ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी 250 साल पुरानी कंपनी है, इसको आपने अकेले हक दे रखे हैं, हम सबको अधिकार होना चाहिए कि भारत जाके हम व्यापार करें। ठीक है, लेकिन कंपनी ने देखो दो चीजें अपनी बचा ली। पहला, चाइना के साथ उनका जो ट्रेड था वो बचा लिया, और दूसरा चाय का व्यापार। तो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, इन पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रही, क्योंकि ये दोनों सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। ब्रिटिश लोग चाय के दीवाने थे, और चाइना के साथ जो अफीम का व्यापार था वो बहुत प्रॉफिटेबल था, उसमें बहुत मुनाफा था। तो ये दो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बचा लिए। फिर 1 लाख रुपए दिए गए पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, और ये 10 साल तक तो अलॉट ही नहीं हो पाए, क्योंकि इसको लेके बहुत बहस चली थी, जो मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में डिस्कस करी है। यहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं है, आप तो बस ये याद रखना। देखो, धीरे धीरे अब सरकार यहाँ के लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है कि भाई पढ़ाई के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। 50 साल लग गए उन्हें ये समझ में आने के लिए कि भारत में जब हम राज कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों की पढ़ाई भी हमारी जिम्मेदारी है। तो 1 लाख रुपए उसके लिए अलॉट किए गए। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली अलाउ कर दिया कि आप भारत में जाके मिशंस खोल सकते हो। अगला है चार्टर एक्ट 1833, फिर से 20 साल बाद आया। 1793, 1813, 1833 और 1853। 33 वाला एक्ट क्यों स्पेशल है? क्योंकि अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और तेज हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कई मांगे उठ रही थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में लिबरल प्रिंसिपल्स बहुत हावी थे, सरकार भी लिबरल थी। तो जैसी सरकार वहां होगी वैसे ही यहाँ पे कानून बनेंगे। तो बहुत लिबरल प्रिंसिपल आए इसमें। देखो, पढ़ाई को लेकर, बराबरी देने को लेकर भारत के लोगों को, इस तरह की बातें इसमें कही गई। और ये पहला ऐसा एक्ट है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने माना कि हाँ, पूरे भारत पे अब हमारा राज है, और हमें यहाँ पे अपना जो राज है उसे ऑफिशियली टाइटल चेंज कर देने चाहिए, या फिर हमें मानना चाहिए, हमें ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि अब पूरे भारत पे हमारा राज है और यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, पूरे टेरिटोरियल एरिया पे। तो इसीलिए पहली चीज क्या करी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करी गई। पहला गवर्नर जनरल इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को जो थोड़ा बहुत पावर मिला हुआ था लेजिस्लेशन का, यानी अपने कानून खुद बनाने का, वो उन्होंने उनसे छीन लिया गया। यानी सेंट्रलाइजिंग एक्ट है। सारी ताकत कहाँ पे डाल दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, कलकत्ता में। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे भी पूरी परमिशन मिल गई। उसे अब सिविल और मिलिट्री दोनों के ऊपर अपना पूरा अधिकार है। एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया, ये चौथा मेंबर है। याद है आपको, 4 से 3 किए गए थे मेंबर, अब वापस 3 से 4 कर दिए हैं। और ये चौथा मेंबर केवल और केवल लॉ का काम करेगा, कानून बनाने का। किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और लॉ कमीशन की स्थापना करी गई 1834 में। फिर जो भी कानून बनाया गया अब उन्हें कहा गया एक्ट। पहले इन्हें कहा जाता था रेगुलेशन। फर्क क्यों है? देखो, एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। एक्ट कोई भी संवैधानिक संस्था बनाती है, जैसे हमारी संसद में जो कानून बनते हैं उन्हें हम एक्ट कहते हैं। और रेगुलेशन क्या होता है? कोई कंपनी कोई कानून बनाती है तो उसे रेगुलेशन कहते हैं। तो अब ब्रिटिश कंपनी भी ये मानने लगी थी कि हम तो संवैधानिक हैं पूरी तरह से, जो यहाँ पे हम बना रहे हैं वो एक सरकार की तरह काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह खत्म कर दी गई। यानी वो जो चाइना के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार है उस पर भी मोनोपोली खत्म। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई है। कुछ फैक्ट्स हैं। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। फिर मैकॉले, टी.बी. मैकॉले, वो व्यक्ति जिसने भारत की एजुकेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिए थे, वो पहला लॉ मेंबर बना, और वही लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन भी बना। इस एक्ट ने कोशिश करी कि सिविल सर्विसेज, यानी जो उस वक्त सिविल सर्विस होती थी, उसके लिए ओपन कंपटीशन कर दिया जाए, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि उसका बहुत विरोध हुआ इंग्लैंड में। और यहाँ के ऑफिसर्स भी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग सिविल सर्विस में आए, यानी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर भारतीय लोग बने। ठीक है, तो ये फाइनली इंप्लीमेंट 1850 के बाद ही हो पाया था। 1853 में फिर से ये बात कही गई। तो बात तो 1833 में चार्टर एक्ट में कही गई, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। 1853 में फिर से जब ये कहा गया तब प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ। और उसके भी कई साल बाद, यानी 1855 में जाकर पहली बार ऑफिशियली एग्जाम ओपन था कि भारतीय लोग दे सकते हैं। फिर सेक्शन 87, इसके तहत कहा गया कि कंपनी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो भारतीय हो या फिर ब्रिटिश रेजिडेंट हो। यानी ऑफिशियली तो हमारी नज़रों में सब बराबर है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात थी, सच्चाई कुछ और ही थी। स्लेवरी यानी गुलामी की जो प्रथा होती है उसे बैन कर दिया गया। इंग्लैंड में भी इसे बैन किया गया था कुछ साल पहले, और 1843 में भारत में भी इसे बैन कर दिया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853। ये आखिरी चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट 1853 में पहली चीज ये करी कि बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर अपॉइंट किया।
पहले क्या होता था, देखो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, जीजी इंडिया, मैं ऐसे ही लिखूंगा इसे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ही बंगाल की जिम्मेदारी होती थी, यानी वो पूरे भारत का गवर्नर है, साथ साथ में बंगाल का भी गवर्नर है। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि नहीं, बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं ताकि उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो। दूसरा, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे जो शासन है वो और एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस बार इन्होंने टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया। होशियारी समझ रहे हो क्यों? वो चाहते तो 2 साल में भी खत्म कर सकते थे, 4 में भी कर सकते थे। तो ब्रिटिश सरकार का जो एम है वो यही था कि अब इन्हें 20 साल नहीं टिकने देना है, अब कंपनी तो ऑफिशियली हटानी है। और बाई चांस 1857 में क्रांति हो गई और उन्हें बहाना मिल गया और उन्होंने 1858 में जो पूरा राज है ऑफिशियली अपने हाथ में ले लिया। पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शन है वो अलग करेगा, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी ना 4 मेंबर की, उसमें अलग कर दिया कि भाई कुछ लोग सिर्फ कानून बनाएंगे और कुछ का काम केवल एग्जीक्यूटिव है। फिर ओपन कंपटीशन, यानी सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन है वो इस एक्ट के बाद शुरू हुआ था। बात 1833 में भी करी गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं बन पाया था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। फिर मैकॉले कमेटी बनाई गई कि सिविल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट किया जाए, उसके लिए मैकॉले कमेटी की स्थापना करी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कहाँ बैठता था, लंदन में, उसमें कितने मेंबर होते हैं? 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम है? कमर्शियल। याद करो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किससे अलग किए गए, आप मुझे बताएंगे कौन से एक्ट में ये 2 अलग अलग बॉडीज बनी थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर होते थे, वो अब घटाकर 18 कर दिए गए। लेजिस्लेशन एक पूरी तरह से अलग काम बना दिया। और सेंट्रल ये कहाँ की बात हो रही है, वापस भारत आ जाओ, ठीक है। लेजिस्लेशन हो रहा है कहाँ? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो अब जो काउंसिल है उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा, क्योंकि उसके कुछ मेंबर केवल लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं, केवल कानून बनाने का काम कर रहे हैं। तो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, जिनमें से 4 तो कहाँ से आएंगे? लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सॉरी ये प्रोविजनल नहीं, प्रोविंशियल होना चाहिए, यानी बॉम्बे, मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ से आएंगे। 2 मेंबर कहाँ से आएंगे? डायरेक्ट ब्रिटिश अपॉइंट करेंगे। और 1 मेंबर कौन होगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा है वही एक इसका मेंबर होगा। और एक प्यूनी जज। प्यूनी जज का क्या मतलब होता है? जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट में एक तो होता है चीफ जस्टिस, ठीक है, आज उसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा भी कितने जज होते हैं आप बताइए? 30 होते हैं, 31 होते हैं, या 29 होते हैं? नंबर बताना है आपको मुझे, ठीक है। वो बाकी जजेस को हम कहेंगे प्यूनी जज, मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जज है वो प्यूनी जज है। तो एक तो हो गया चीफ जस्टिस और एक और जज, ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये 6 + 4 10 2 12 13 मेंबर यहाँ पे हो गए इस काउंसिल के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको 1858 के एक्ट के साथ कंटिन्यू करूंगा। अगले में हम 1858 से 1947 तक के सारे एक्ट्स देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।